रेडियो, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, हर जगह यह खबर चली कि अमेरिका ने ईरान में 3 परमाणु ठिकानों पर हमला करके तीनों ठिकानों को ध्वस्त कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया। ये ठिकाने फोर्दो, नतांज और इस्फहान है। लेकिन आज हम इस न्यूज को लेकर आपसे बात नहीं करेंगे। हम बताएंगे कि एक इस्लामिक मुल्क और खास तौर पर वैसे मुल्क में जहां सत्ता का प्रमुख देश के संविधान से ऊपर होता है, उसके पास परमाणु बम के होने के क्या मायने हैं। इस बम से फ्यूचर में पाकिस्तान के हाथों, मुस्लिम मुल्कों के हाथों किस तरह से भारत की बर्बादी लिखी थी। नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल शो टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु शेखर झा और आज की हमारी वीडियो आपको लास्ट तक देखनी चाहिए, क्योंकि हम आपको वो बताने जा रहे हैं जो कोई और नहीं बताएगा और ये आपके वर्तमान और भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। इस एजेंडे को सालों से फिट करने की कोशिश की जाती रही है। खास तौर पर मुस्लिम बहुल देशों और भारत की कुछ विपक्षी पार्टियों ने इसे एक पॉलिटिकल करेक्शन के एजेंडे की तरह इस्तेमाल किया है, ताकि आतंकवाद के असली चेहरों पर सवाल न उठ सके। लेकिन जब पहलगाम की वादियों में आतंकियों ने धर्म पूछकर कपड़े उतरवाकर निर्दोष पर्यटकों को गोलियों से भून दिया, तब इस भ्रम से पर्दा खुद ब खुद उठ गया। तो जरा सोचिए कि जिस आतंक को लेकर एक विशेष कौम से पूरी दुनिया खौफ में है, भारत उस आतंक से दशकों से घायल हो रहा है। तो अगर उसी कौम को लेकर हम सोचें आज के ईरान की हालत, और अगर हम ईरान को परमाणु संपन्न राष्ट्र बनने दें, तो यह सिर्फ एक देश के पास परमाणु बम रखने का मामला नहीं रहेगा। यह एक ऐसा वैचारिक और धर्म आधारित सत्ता के हाथों में बम होगा जो खुद को इस्लाम की रक्षा का प्रतिनिधि कहता है। दुनिया जानती है कि ईरान की शासन प्रणाली लोकतंत्र से नहीं चलती। वहां सुप्रीम लीडर का फरमान संविधान से भी ऊपर होता है। तो अगर यही शासन यह ऐलान कर दे कि उसका परमाणु बम इस्लाम की हिफाजत के लिए है, तो वो बम तेहरान के हाथों में अमन चैन के लिए नहीं होगा, बल्कि वो ISIS से लेकर लश्कर और हिजबुल जैसे संगठनों के लिए एक रक्षा कवच बन जाएगा, जो उन्हें उकसाने के लिए काफी होगा कि अब जो करना है, जिस देश के साथ जैसा सलूक करना है कर लो। तुम्हारे ऊपर तेहरान की छाया है, तुम्हारे हाथों में परमाणु बम है, यानी ईरान का परमाणु संपन्न बनना सिर्फ पश्चिम एशिया का संकट नहीं है, ये भारत समेत हर उस देश के लिए चुनौती है जो इस्लामी कट्टरपंथ के निशाने पर है, क्योंकि वो बम तब हथियार नहीं रहेगा बल्कि एक फतवा हो जाएगा। पूरी दुनिया को SSS से बड़ा खतरा हिजबुल्लाह, हमास, हौती, तालिबान जैसे संगठन जो पहले से ही ईरान से वैचारिक और हथियारों की मदद लेते आए हैं। उन्हें यह भरोसा हो जाता कि अगर वे किसी संघर्ष में घिरते हैं तो उनके पीछे एक परमाणु ताकत खड़ी है। यही भरोसा उन्हें अधिक आक्रामक और किसी भी नियम कानून से ऊपर देखने के लिए उकसाता है। उन्हें यह लगने लगता है कि अब वो इस्लाम के सबसे बड़े रक्षक है और उनका अभियान अब और भी बड़ा पवित्र हो गया है। इस्लामिक दुनिया के अंदर भी ये बम केवल ईरान की ताकत नहीं रह जाता, बल्कि एक दौड़ शुरू हो जाती। सबसे पहले सऊदी अरब की नींद उड़ती, जो खुद को सुन्नी इस्लामिक जगत का नेता मानता है। वो कभी नहीं चाहता कि उसका चिर विरोधी शिया ईरान उसे इस स्तर पर पछाड़े। ऐसे में सऊदी पाकिस्तान के साथ अपना सीक्रेट न्यूक्लियर डील एक्टिवेट करता और मिस्र और तुर्की जैसे देश भी पीछे नहीं रहते। यानी बम के एक परीक्षण के साथ इस्लामिक दुनिया में परमाणु हथियारों की दौड़ शुरू हो जाती, जो सुरक्षा से ज्यादा धर्म के नाम पर होती। सबसे बड़ा खतरा तब पैदा होता जब यह बम वैश्विक आतंकवाद को वैचारिक जस्टिफिकेशन देने लगता। अल-कायदा, बोको हरम, ISIS जैसे संगठन ये कहने लगते कि जब सरकारें इस्लाम की रक्षा के लिए बम बना सकती है, तो हम आतंक की भाषा क्यों न बोले। ईरान का बम उनके लिए एक वैधता की मुहर बन जाता, जैसे एक धार्मिक क्रांति को एक परमाणु शक्ति का आशीर्वाद मिल गया हो। यह सोच फिर आत्मघाती हमलों से लेकर पूरे के पूरे शहरों को तबाह करने की धमकी तक दी जा सकती थी, जिसमें वो खुद को दोषी नहीं बल्कि शहीद मानते। बाकी दुनिया के लिए यह बम सिर्फ मिडिल ईस्ट की समस्या नहीं रह जाती। इजराइल को हर रोज एक नई आशंका सताने लगती कि पहला प्रहार कब और कहां होगा। अमेरिका को अपने बेस, अपने सैनिक और अपने तेल हित सब खाड़ी में केंद्रित करने पड़ते। यूरोप तक नई शरणार्थी लहर के लिए तैयार हो जाता और संयुक्त राष्ट्र के तमाम मंच ईरान या उसके गुटों के आगे
अपने प्रस्ताव पर सौदेबाजी करने लगते। एक परमाणु बम इंटरनेशनल संस्थाओं को विवशता की स्थिति में ला देता। अब जरा इसे भारत को लेकर समझते हैं, क्योंकि अगर ईरान परमाणु शक्ति बनता तो इसका असर सिर्फ पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहता। भारत जैसी विशाल लोकतांत्रिक देश को भी इसका बड़ा रणनीतिक नुकसान उठाना पड़ता और तय मानिए ये बम इस्लामिक विस्तारवाद का प्रतीक बन जाता और भारत की भौगोलिक परिधि में मौजूद देशों को एक वैचारिक और सामरिक प्रेरणा देने लगता। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, जरा आप भारत के आसपास बसे देशों मालदीव, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, मलेशिया और इंडोनेशिया की स्थिति को देखकर समझिए। इन देशों में पहले से ही धार्मिक राजनीति गहराई तक पैठ बनाई हुई है। मालदीव जैसे देश में वहाबी विचारधारा का तेजी से बढ़ता प्रभाव पहले से ही भारतीय खुफिया एजेंसियों के लिए चिंता का विषय है। ऐसे में अगर वहां ईरान की ओर से कोई वैचारिक या रणनीतिक संरक्षण मिल जाता तो वो भारत के दक्षिणी तटों के लिए एक सॉफ्ट प्रॉक्सी खतरा बन जाता, जैसे 2008 में देखा गया था। बांग्लादेश, जहां हिफाजते इस्लाम जैसे कट्टर संगठन खुलकर शरीयत की मांग करते हैं, वहां ईरान का बम एक तरह से मॉरल बूस्टर बन जाता। कट्टरपंथी सोच को यह आत्मविश्वास मिल जाता कि अब वे भारत जैसे लोकतंत्र को धार्मिक दबाव के जरिए झुका सकते हैं। इसी तरह अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता पहले से ही कट्टर इस्लाम की वैचारिक रेखा पर चल रही है। ठीक है, हम मान भी लें कि अभी भारत को तालिबान से कोई खतरा नहीं है, लेकिन कल की गारंटी कौन दे सकता है। भविष्य की विचारधारा अगर कट्टरता की हो तो आगे किसी भी देश में आग लग सकती है। तो अगर तालिबान को ईरान की न्यूक्लियर छाया में प्रेरणा और रणनीतिक दिशा मिलती तो ये उनका विस्तार कश्मीर और उत्तर भारत तक तेजी से पहुंचता। इस्लामिक राष्ट्र की बदल सकती है सोच। मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देशों को अब तक संतुलित मुस्लिम लोकतंत्र माना जाता रहा है, लेकिन अगर वहां ईरान समर्थित शिया या फिर पैन इस्लामिक वैचारिक घुसपैठ शुरू हो जाती तो भारत के लिए ये एक नया रणनीतिक संकट बन जाता। इसकी सबसे बड़ी मार भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर पड़ती, जो इन देशों के साथ सहयोग और संतुलन पर आधारित है। लेकिन संकट केवल सीमा पार तक सीमित नहीं रहता, बल्कि भारत के भीतर और भी गहराई से असर करता। अगर ईरानी परमाणु बम का वैचारिक प्रभाव भारत के कश्मीर में सक्रिय इस्लामिक आतंकी गुटों, हैदराबाद और केरल के शरिया समर्थकों और रोहिंग्या समर्थक अलगाववादियों तक पहुंचता तो उन्हें सिर्फ समर्थन नहीं बल्कि आत्मविश्वास भी मिलता। आतंकवाद अब तक सीमित गुट की गतिविधि न रहकर एक वैचारिक मिशन बन जाता, जहां हथियार और विचारधारा एक दूसरे को पूरी मजबूती से ताकत देते। उग्रवादी ताकतें पेश करते बड़ी चुनौती। इस वैचारिक उबाल में वामपंथी उग्रवाद भी पीछे नहीं होता। छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे कुछ नक्सल प्रभावित इलाकों में पहले से ही इस्लामिक कट्टरपंथी कैडर मौजूद है। वहां अगर नक्सलवाद और पैन इस्लामिक विचारधारा का समन्वय बन जाए तो यह विचारधारा और हथियार का ऐसा गठजोड़ बनता जो सिर्फ हिंसा नहीं, समाज की बुनियाद को तोड़ देता। भारत के कई हिस्सों कश्मीर, असम, केरल और बंगाल में पहले ही वैचारिक अलगाव की जमीन तैयार करने की कोशिशें होती रही है। अब जरा सोचिए, जब इन प्रयासों के पीछे एक परमाणु समर्थक राष्ट्र का वैचारिक समर्थन हो तो भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को सीधी चुनौती मिलती, एक वैचारिक ब्लैकमेलिंग शुरू होती और अगर मुस्लिम मांगे नहीं मानी गई तो इसका परिणाम वैश्विक होते। कोई नई स्थिति नहीं होती। 2014 से पहले भारत को पाकिस्तान जैसे अविश्वसनीय परमाणु राष्ट्र से बार बार खुलेआम परमाणु हमले की धमकियां मिलती रही। कारगिल युद्ध के दौरान परवेज मुशर्रफ ने भी भारत को अप्रत्यक्ष रूप से परमाणु हमले की चेतावनी दी थी। अब सोचिए, अगर पाकिस्तान के साथ साथ ईरान भी इस क्लब में शामिल हो जाए तो उसके पीछे खड़े 50 से अधिक मुस्लिम देश, तो भारत के लिए ये एक पैन इस्लामिक न्यूक्लियर ध्रुव बन जाता। ओआईसी जैसे संगठन जो पहले भी कश्मीर पर भारत विरोधी प्रस्ताव पारित कर रहे हैं, अब ये कह सकते थे कि अगर भारत मुस्लिमों की बात नहीं मानेगा तो उसका जवाब सामूहिक सैन्य, कूटनीतिक या परमाणु दबाव से दिया जाएगा। इससे भारत की विदेश नीति अस्थिर होती और कूटनीतिक स्वायत्तता कमजोर पड़ती। बांग्लादेश और मलेशिया जैसे देश जो अभी भारत के साथ संतुलन बनाए हुए हैं, वो भी इस ध्रुव के प्रभाव में आ सकते थे। बांग्लादेश की राजनीति पहले से ही इस्लामी कट्टरपंथ और सेक्युलर राष्ट्रवाद के
भी झूलती रही है। अगर ढाका को यह संदेश मिले कि एक मुस्लिम राष्ट्र ने उम्माह के नाम पर परमाणु शक्ति हासिल कर ली है, तो वहां की राजनीतिक दिशा तेजी से बदल सकती है। सीमाई तनाव, जल बंटवारे और घुसपैठ जैसे मुद्दे भारत के खिलाफ और आक्रामक हो सकते थे। मलेशिया, जिसने पहले भी कश्मीर पर भारत विरोधी बयान दिए हैं, अगर वैचारिक रूप से परमाणु संरक्षक की छाया में आता तो उसके बयान नीतियों में बदल जाते और मल्लका जल संधि जैसे सामरिक क्षेत्रों में भारत को रणनीतिक संतुलन खोना पड़ता। एशियन मंचों पर भारत को अलग अलग करने की कोशिशें तेज हो जाती। तीनों मोर्चों पर भारत के सामने होती चुनौती। भारत के लिए सबसे गंभीर खतरा यह होता कि उसे यह भरोसा ही नहीं रहता कि उसका अगला दुश्मन कौन हो सकता है। यही अनिश्चितता भारत की कूटनीतिक शक्ति को अंदर से खोखली करती। उसे हर इंटरनेशनल मंच पर सफाई देनी पड़ती, 3 मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़ती, सीमा सुरक्षा, आंतरिक विद्रोह और वैचारिक युद्ध। और यह सब कुछ सिर्फ एक बम की वजह से होता, जो नाम से ईरान का होता, लेकिन उसकी धमकी हर इस्लामी कट्टरपंथी समूह की जुबान पर होती। यह परमाणु बम एक मिसाइल नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक हथियार बन जाता, जो भारत को डराता, अस्थिर करता और उसके भीतर वैचारिक जहर घोलता। हालांकि यह संकट 1979 की ईरानी क्रांति से ही शुरू हो गया था, जिसे भारत में अक्सर सिर्फ अमेरिका विरोध या राजशाही के अंत के तौर पर देखा गया, जबकि असल में यह वैश्विक इस्लामी शासन की उद्घोषणा थी। खुमैनी का नारा था, ना शरक ना गरब, सिर्फ हुकूमत इस्लाम। ईरान ने अपनी विचारधारा को केवल अपने भीतर नहीं रखा, बल्कि हिजबुल्लाह, हमास, शिया मिलिशिया और हौती विद्रोहियों को आर्थिक सैन्य सहायता देकर एक इंटरनेशनल नेटवर्क बनाया, जिसका मकसद शरीयत आधारित शासन की स्थापना। भारत में भी इस वैचारिक विस्तार के संकेत मिले। कश्मीर में शिया संस्थानों की ईरान से फंडिंग, विलायते फकीह का प्रचार और शाहीन बाग जैसे आंदोलनों पर खामनेई की खुली प्रतिक्रियाएं इस बात के प्रमाण हैं कि ईरान भारत को वैचारिक रणभूमि मानता है। ईरान भारत को भी दे सकता है धोखा। भारत और ईरान के संबंध कभी भरोसेमंद साझेदारी नहीं रहे हैं। जब कभी ईरान पर प्रतिबंध लगे, उसने भारत को केवल तेल खरीदार या व्यापारिक विकल्प के तौर पर देखा। भारत ने चाबहार में निवेश किया, लेकिन ईरान ने समानांतर चीन और पाकिस्तान से भी रणनीतिक बातचीत की। उसके लिए भारत कभी प्राथमिकता नहीं रहा है, सिर्फ एक प्लान बी रहा है। ईरान के ऊर्जा संसाधन जनता की भलाई में नहीं, वैश्विक इस्लामी नेटवर्क और आतंकवाद में खर्च किए गए। आज भी ईरान की जनता बेरोजगारी, महंगाई और धार्मिक दमन से त्रस्त है, लेकिन शासन की प्राथमिकता है वैचारिक विस्तार और शक्ति प्रदर्शन। भारत को इस भ्रम से बाहर आना होगा कि ईरान कोई सांस्कृतिक या वैचारिक उसका मित्र है। सच्चाई यही है कि भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र ईरान के इस्लामी शासन मॉडल के सबसे बड़े वैचारिक दुश्मन है। इसलिए पाकिस्तान के साथ साथ भारत को ईरान की धीमी लेकिन गहरी वैचारिक घुसपैठ से भी सतर्क रहना होगा, क्योंकि यही संघर्ष सबसे जटिल और दीर्घकालिक है। तो अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों को लेकर चाहे जो एक्शन लिया हो, लेकिन तय मानिए यह एक्शन भारत की बर्बादी का एक अध्याय मिटा चुका है, और वो भी बिना भारत के इन्वॉल्वमेंट के। यानी सांप भी मर गया और लाठी भी ना टूटी। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा आज का स्पेशल टर्निंग पॉइंट? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, अपना फीडबैक जरूर दीजिए। आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए और अपने आसपास पैनी नजर रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।